मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। यूं तो बहुत आए और गए, लेकिन चंद लोग ही थे जिनके पैरों के निशान मिट ना सके। दोस्तों, एकदम सही बात है। दुनिया में अरबों लोग जीते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो किसी मकसद के साथ जीते हैं, और उनमें भी बहुत कम होते हैं जो सैक्रिफाइसेस करके या यूं कहें कि खुद को भुलाकर उस मकसद को पूरा करते हैं। ऐसे ही उन चंद लोगों में थे विट्ठल महादेव तारकुंडे, जिन्हें लोग जस्टिस वी.एम. तारकुंडे के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1909 में महाराष्ट्र के ससवाड़ में हुआ। इन्होंने पुणे से एग्रीकल्चर में बीए किया और फिर लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद विट्ठल महादेव तारकुंडे ने पुणे में वकालत शुरू की। उनकी सोच प्रोग्रेसिव थी और लोगों का ध्यान रखना उनकी आदत में शुमार था। ये आदत मानो उनके खून में ही थी। उनके पिता ने भी ब्राह्मण होने के बावजूद छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का बहिष्कार किया था। तारकुंडे जी वकील के साथ साथ बहुत बड़े एक्टिविस्ट भी थे। इन्होंने भारत में सिविल लिबर्टीज मूवमेंट की स्थापना की। वो एक्टिविस्ट एम.एन. रॉय से काफी प्रभावित थे। तारकुंडे ने पूरी जिंदगी आम लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। वो किसानों के लिए बहुत काम किया करते थे। तारकुंडे जी हाई कोर्ट के जज भी रहे, लेकिन नियम के मुताबिक वो जज रहते हुए सामाजिक आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, जिसके लिए उन्होंने 1969 में प्री रिटायरमेंट ले लिया और दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। सोचिए, सिर्फ लोगों की सेवा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। तारकुंडे डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने देश को रेडिकल ह्यूमनिज्म की सोच दी थी। मानव अधिकारों के साथ साथ तारकुंडे ने सन 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल परवेज मुशर्रफ को न्यूक्लियर वेपन के पूरी तरह से खंडन के लिए चिट्ठियां भी लिखी थी। इसी साल तारकुंडे जी का स्वर्गवास हो गया। सन 1998 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आजाद भारत में विट्ठल महादेव तारकुंडे का योगदान काबिले तारीफ है, लेकिन आज भी उनकी सोच बहुत कम लोगों तक पहुंची है। हमारी ओर से उन्हें सलाम। दोस्तों, जिस हस्ती के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उनके टैलेंट की तारीफ क्या करें। जिस निर्देशक की पहली फिल्म ही दुनिया भर में छा जाए, उसके बारे में तारीफ के शब्द गढ़ना मुश्किल लगता है। बात हो रही है अदूर गोपालकृष्णन की, जो मलयालम फिल्मों के जाने माने निर्देशक थे। 70 के दशक में उनकी पहली ही फिल्म स्वयंवरम ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के साथ ही साथ कई सारे और अवार्ड्स भी जीते। अदूर गोपालकृष्णन का जन्म 3 जुलाई 1941 को केरल के अदूर गांव में हुआ था। उन्होंने पुणे में स्थित इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली। उन्होंने बहुत अधिक फिल्में तो नहीं बनाई हैं, लेकिन जो भी फिल्में बनाई वो अलग अलग आइडियाज पर बेस्ड थीं। जैसे कि उनकी पहली फिल्म स्वयंवरम, उसमें जहां विचारधाराओं के टकराव की कहानी है, वहीं दूसरी फिल्म इलियापथम में केरल के सामंती समाज के पतन को दिखाया गया है। उनकी अंतिम फिल्म निगलकथु एक जल्लाद के जीवन पर आधारित है, जिसका बेटा क्रांतिकारी होता है। इस बारे में उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा कि
बचपन से ही उन्हें अच्छाई और बुराई वाली कहानी सुनने का शौक रहा। अदूर गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कहते हैं जिस दिन गांधी की मृत्यु हुई उस दिन अदूर पूरे दिन रोते रहे। सबने समझाया, लेकिन अदूर को इस बात का बहुत बड़ा धक्का लगा था। भारतीय सिनेमा में अदूर गोपालकृष्णन के टैलेंट को दुनिया ने देखा। उन्हें 4 बार बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड और 3 बार बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। यही नहीं, उन्हें 1984 में पद्मश्री, 2004 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2006 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। अदूर के लिए सिनेमा एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा था। उनका कहना था कि सिनेमा एक मनोरंजन है, मगर गड़बड़ ये है कि लोग इस मनोरंजन को काफी हल्के में ले लेते हैं। When I make a film, before I start making the film, I keep asking myself, why should anybody come to see this film? What should motivate them? I have a responsibility. I think when I make a film, that my audience should feel, they get a. Of course, they should be entertained, and at the same time, they should be exposed to newer experiences through this film, newer experience of life, deeper experience of life, wider experience of life, which would make them, it will make them, it will empower them, in fact, to face the world, to make a better life, to look at the world in a different way. In a little more understanding way. So that is the purpose of every art. दोस्तों, इन बातों से साफ पता चलता है कि अदूर के लिए सिनेमा क्या था। वो सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका भी था। और बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब बात वर्ल्ड क्रिकेट के टर्मिनेटर की, जिसने अपनी फिरकी की धुन पर दुनिया भर के बैट्समैन को खूब नचाया। वो इस वक्त टेस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला ऑफ स्पिनर है। अपने टाइम की ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई टीम उससे ही सबसे ज्यादा डरती थी। 2001 की सीरीज का एपिक ईडन गार्डन टेस्ट तो याद ही होगा आपको। उसमें अपने टर्मिनेटर ने मैच जिताने वाली हैट्रिक ली थी और 32 विकेट लेकर सीरीज इंडिया को जिताई थी। Right, now then, imagine the roar if they get Shane Warne out. And what's more, it'll be a hat-trick. Can Harbhajan Singh, who now has 4 for 58, no Indian bowler has ever taken a test hat-trick. Here we go, can he do it? Oh, he's got him! Has he got him? Has he got him? He's going over to the square leg, the celebration's on. Is he the first ever? He wants a replay. He wants a replay. Well, is this history being made here? We need another angle. We don't need the light. Yeah, he's given him. He's given him. He's given him. First Indian ever to take a hat-trick in Test match cricket. Harbhajan Singh, take a bow. जी हाँ, ये और कोई नहीं, हरभजन सिंह ही हैं, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। इंडियन बॉलर जिसने टेस्ट हैट्रिक ली है, जुनूनी और टैलेंटेड क्रिकेटर, जिससे महान बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग सबसे ज्यादा खौफ खाता था। हरभजन सिंह उर्फ भज्जी गुच्छों में विकेट लेते हैं। भज्जी का जन्म 3 जुलाई 1980 को जालंधर में हुआ। हरभजन का इंटरेस्ट शुरू से ही क्रिकेट में था। चरणजीत सिंह भुल्लर ने उन्हें एज अ बैट्समैन ट्रेन किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें स्पिन बॉलिंग रास आने लगी और पूरे दिन में वो 6 घंटे इसकी ट्रेनिंग करते। उनकी ये मेहनत जल्द ही रंग लाई और 15 साल की एज में भज्जी को पंजाब अंडर 16 की टीम में जगह मिल गई। इस मौके को भज्जी ने पूरी तरह से भुनाया और 4 मैचों में 32 विकेट लिए। ये परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। सीजन अच्छा रहा और उन्हें इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से वार्म अप मैच खेलने थे। 1998 में भज्जी ने बेंगलोर में इंडिया की टेस्ट कैप पहनी।
लेकिन यहाँ स्ट्रगल भज्जी का इंतजार किए था। मैच ऑस्ट्रेलिया से था। भज्जी को केवल 2 विकेट मिले। 2001 में भज्जी के लिए एक नई शुरुआत हुई। अनिल कुंबले की इंजरी के चलते भज्जी को टीम में शामिल किया गया। इस बार भी मुकाबला स्टीव वॉ की कैंगरू टीम से था। टीम इंडिया की कमान सौरव गांगुली के हाथ में थी। पहले मैच से ही भज्जी ने कंगारुओं का सिरदर्द कर दिया। दूसरे मैच में कंगारुओं का सिरदर्द अब दुख बन गया। यहाँ टर्मिनेटर ने हैट्रिक ली। और पूरे मैच में 13 कैंगरू बैट्समैन उनका शिकार बने। ये वही मैच था जिसमें लक्ष्मण ने 281 रनों की महान पारी खेली। ये सीरीज भज्जी और टीम इंडिया के लिए नया रूप, नई उम्मीद बनकर आई। इंडिया ने मैन ऑफ द सीरीज बने भज्जी के 32 विकेटों की मदद से 2-1 से ऑजीज को हराया। सीरीज के अंतिम 2 टेस्टों में भज्जी ने ड्रीम परफॉर्मेंस दी। विजडन की टॉप 100 बॉलिंग परफॉर्मेंस में भज्जी के ये दोनों मैच भी शामिल हैं। इसके बाद भज्जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे ही बढ़ते रहे। बीच बीच में भज्जी कंट्रोवर्सीज में भी आते रहे, चाहे वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एंड्रयू साइमन से हुआ झगड़ा हो या आईपीएल में श्रीसंत को मारा चाटा। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को 2011 में उन्होंने चैंपियंस लीग T20 का खिताब भी जिताया। उन्हें लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अच्छे इकोनॉमिक रेट के लिए जाना जाता है। बल्ले से भी भज्जी ने खूब कमाल दिखाया। 2010 नवंबर में भज्जी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाए और टीम को जीत दिलाई। भज्जी अभी टीम से बाहर हैं, लेकिन खेल को लेके उनके अंदर अभी भी जुनून है। उनके फैंस को उनके शानदार कमबैक का इंतजार है। फ्रेंड्स, अब दिल थाम कर बैठने का टाइम आ गया है। अब क्या करें, हमारी अगली सेलिब्रिटी कुछ है ही ऐसी जिन्हें देखकर सिर्फ भारत या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आहें भरती है। ये वो सीक्रेट एजेंट हैं जिन्होंने किसी मिशन को इम्पॉसिबल नहीं होने दिया। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड खूबसूरत नीली आंखों वाले एक्टर टॉम क्रूज की। जी हाँ, आज करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हैंडसम टॉम क्रूज का भी बर्थडे है। I feel privileged. That's how I feel. I feel I live a privileged life. क्रूज का जन्म 1962 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के सिराक्यूज नाम के शहर में हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज अरबों में कमाने वाले टॉम क्रूज का बचपन गरीबी में गुजरा। क्रूज के पिता ने कभी उनका और उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट तो छोड़िए, उनके पिता अक्सर मारपीट और गाली गलौज किया करते थे। क्रूज अपने पिता को अ मर्चेंट ऑफ केओस कहते थे, मतलब एक ऐसा व्यापारी जो सिर्फ तबाही लाता है। लेकिन क्रूज की मां ने इस सिचुएशन के साथ समझौता नहीं किया। अपने बच्चों के भविष्य की खातिर वो अपने पति से अलग हो गईं। आपको पता है, क्रूज के दिमाग में कभी एक्टिंग का ख्याल ही नहीं आया। जी हाँ, वो तो खेल के मैदान वाले थे और खेल के अलावा उनकी चाहत चर्च के प्रीस्ट बनने की भी थी। जरा सोचिए, क्या टॉम क्रूज हमें किसी और रूप में मंजूर होते? नहीं ना। तभी तो ऊपर वाले ने इनकी प्रीस्ट या खिलाड़ी बनने की चाहतों को पूरा ना करते हुए एक नया सपना दे दिया। दरअसल जब क्रूज हाई स्कूल में थे तब नी इंजरी के कारण ये रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए और इन्होंने उसके बदले स्कूल प्ले में हिस्सा लिया। बस उस प्ले ने उनके अंदर एक्टिंग के कीड़े को जगा दिया। I wanted to be an actor when I was about 4 years old. Yeah, 4 years old. I thought about it. It was the first time I thought of being an actor. I was living in St. Louis. That was the very first time I thought about being an actor. It just evolved. I wasn't necessarily thinking of this. I mean, I didn't plan this out. This just happened. इसी कीड़े ने इन्हें 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड से लेकर पीपल्स चॉइस अवार्ड जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स जितवाए। यही नहीं, फोर्ब्स, प्रीमियर टाइम जैसी बड़ी बड़ी मैगजीन्स क्रूज को लगातार दुनिया के टॉप मेन की लिस्ट में शामिल करती रहीं। सन 1981 में इन्होंने पहली फिल्म की।
और उसके बाद रेन मैन, अ फ्यू गुड मेन, जेरी मैगवायर, द लास्ट सैमुराई और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर दी हैं। I love you. You complete me. टॉम के बारे में एक बात हैरान करने वाली है और वो ये कि क्रूज को डिसलेक्सिया था, जिसके बारे में आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीं पर में बताया था। क्रूज भी उस दिक्कत से गुजर रहे थे, जिससे उबरने में साइंटोलॉजी ने उनकी बहुत मदद की। I had what absolutely they defined as learning disabilities, dyslexia. क्रूज हर फिल्म से लोगों का दिल जीतते रहे। इसका राज था क्रूज की वर्सेटिलिटी। उन्होंने वनीला स्काई जैसी रोमांटिक थ्रिलर दी, तो कभी साइंस फिक्शन की माइनॉरिटी रिपोर्ट, और इन सब से हटकर थी इनकी द लास्ट सैमुराई, जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामे पर थी। कहते हैं द लास्ट सैमुराई में उनकी एक्टिंग को देखकर उनके क्रिटिक को भी उनसे प्यार हो गया था। What else has she told you? You have nightmares? Every soldier has nightmares. Only one who is ashamed of what he has done. You have no idea what I have done. लोगों ने टॉम क्रूज को हर रूप में देखा है। मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज ने क्या बड़े और क्या बच्चे सबको अपना दीवाना बना दिया था, और इन सब से अलग इन्हें प्यार करने वाले हर देश में मिले। आपको पता है, जापान मेमोरियल डे एसोसिएशन ने जापान में 10 अक्टूबर 2006 को टॉम क्रूज डे घोषित कर दिया था। उन्होंने टॉम क्रूज को इस स्पेशल डे का अवार्ड दिया क्योंकि टॉम क्रूज ने किसी और एक्टर के मुकाबले जापान के ज्यादा दौरे किए थे। तो देखा आपने क्रूज के दीवानों को। तो हमारी ओर से टॉम क्रूज को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और अब बात करते हैं जर्नलिज्म के जेम्स बॉन्ड की। ये इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें इंटरनेट एक्टिविस्ट और साइबर क्रिमिनल भी मानते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में तहलका मचाने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज की। असांज ने 1999 में leaks.org और 2006 में wikileaks.org रजिस्टर कराई थी, और फिर उन्होंने इस वेबसाइट पर करीब 1 मिलियन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सामने रखा। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान का ISI आतंकियों की खुली मदद कर रहा है। यही नहीं, केन्या में फौज और पुलिस की दरिंदगी को भी वो उजागर कर चुके हैं। So this is the Kroll report. This was a secret intelligence report commissioned by the Kenyan government after its election in 2004. Prior to 2004, Kenya was ruled by Daniel Arap Moi for about 18 years. He was a soft dictator of Kenya. And when Kibaki got into power through a coalition of forces that were trying to clean up corruption in Kenya, they commissioned this report, spent about £2 million on this and associated report, and then the government sat on it and used it for political leverage over Moi, who was the richest man, still is the richest man in Kenya. It's the holy grail of Kenyan journalism. So I went there in 2007 and we managed to get hold of this just prior to the election, the national election, December 28. When we released that report, we did so 3 days after the new president, Kibaki, had decided to pal up with the man that he was going to clean out, Daniel Arap Moi. So this report then became a dead albatross around President Kibaki's neck. इन सब खुलासों ने असांज को बड़ी मुसीबतों में डाला, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स असांज ने हैकिंग के जरिए खोजे थे। So these are, as far as we can tell, classical whistleblowers, and we have a number of ways for them to get information to us. So we use this
state-of-the-art encryption to bounce stuff around the internet to hide trails, pass it through legal jurisdictions like Sweden and Belgium to enact those legal protections. We get information in the mail, the regular postal mail, encrypted or not, read it like a regular news organization, format it, which is sometimes something that's quite hard to do when you're talking about giant databases of information, release it to the public, and then defend ourselves against the inevitable legal and political attacks. जूलियन का जन्म आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जूलियन असांज का एक नॉर्मल बचपन नहीं था। असांज के पास किसी यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं है। इनफैक्ट स्कूल की पढ़ाई के दौरान इनकी फैमिली ने 37 बार ठिकाने बदले। असांज लंबे समय तक अपने बायोलॉजिकल फादर को भी नहीं जानते थे। इनके सौतेले पिता इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। 16 साल की उम्र में असांज ने पहली बार हैकिंग का काम शुरू किया। उन्होंने विश्वविद्यालय और एक टेलीकॉम कंपनी की साइट भी हैक की, लेकिन फिर भी पर्सनल डेमोक्रेसी फोरम ने उन्हें मोस्ट एथिकल हैकर कहा। आज असांज के खिलाफ अनेक लोग काम कर रहे हैं। कई तो डरकर उनसे दूर हो गए हैं और कई उन पर तानाशाही पूर्ण रवैये का इल्जाम लगाकर उनसे कन्नी काट चुके हैं। अनेक लोग मानते हैं कि उनके काम से अमेरिकी हितों का नुकसान होगा, जबकि कई मानते हैं कि उन्होंने जो किया उससे अमेरिका का लोकतंत्र मजबूत ही होगा। ब्रिटिश पत्रिका न्यू स्टेट्समैन ने उनका नाम दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार किया है और दुनिया को बदलने वाले लोगों में उन्हें 23वें नंबर पर रखा है। उन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल मीडिया अवार्ड समेत अनेक सम्मान मिल चुके हैं। असांज ने द इराक वॉर लॉग से दुनिया के साथ साथ अमेरिकी और इराकी सरकार को हिला दिया। ये विकीलीक्स पर 3,91,832 पन्नों की रिपोर्ट थी, जिसमें इराक युद्ध में अमेरिकी सैनिकों, अमेरिकी और इराकी सरकार की भूमिका पर सवाल किए गए हैं। देश विदेश के खुफिया तंत्र उनकी खोज में लगे हुए हैं। दुनिया भर में या तो असांज की वाहवाही हो रही है या उन्हें धिक्कारा जा रहा है। इस बॉन्ड की कहानी बड़ी दिलचस्प है और उतनी ही हैरत अंगेज है इनकी जारी की गई रिपोर्ट्स। और दोस्तों, अब समय हो चुका है कि हम आपसे अनुमति लें। मैं था संदीप भट्ट। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,